जैसा कि भारत सरकार को हम पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक, किसान, साधक, योग शिक्षक और हमारे देश के किसान क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार और खेत में बैठा किसान, जब किसान के लिए कोई योजना बनती है तो वो किसान को अधिक अनुभव होता है। इसलिए इस विषय पे आज चर्चा होगी। आदरणीय मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी को महाराष्ट्र से आमंत्रित करूंगा कि वो आएं। और इसके बाद हम आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी के बाद फिर उनका जो संवाद, आज यूरिया खाद के ऑप्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, यूरिया की भरपाई हम प्राकृतिक जैविक खेती में कैसे करेंगे, इस पर विषय पर आज चर्चा होगी। हम सबसे पहले आदरणीय हमारे अनूप जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपनी बात रखें। इसके बाद हम आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करेंगे। मैं क्षमा चाहूँगा साहब, मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद। जी, आपका आपका दो शब्द हमारे सदन के लिए, और फिर इसके बाद आप, मुझे मालूम है कि आपका बहुत बहुमूल्य कीमत समय हेलो। है। मैं जी आज की इस योगा टीचर से पूछना चाहता हूं कि मुख्य आप 1-2 मिनट के अंदर अपना वो थोड़ा सा वो जो आहार की जो डाइट होती है, जो प्रतिदिन हर रोज नहीं, जो आप ज्यादातर लेते हैं ना, उसका एक बार थोड़ा सा विवरण हमें देने का कष्ट करें। आप क्या अ, ले रहे हो? हाँ मान्यवर, मैं कच्ची सब्जियां प्रतिदिन खाता हूँ, सलाद खाता हूँ, फल नहीं, खाता हूँ। सलाद नहीं, वैसे नहीं, रूटीन का बताना, सुबह से लेकर शाम तक का थोड़ा सा आप 1 मिनट के लिए कष्ट करने। सुबह से क्या, स्टार्टिंग स्टार्टिंग से। सुबह साहब मेरा अभी तक लगभग हो चुका है 2 लीटर पानी। हाँ जी। नहीं, आज का अब मैं नहीं, जो ज्यादातर ज्यादातर आप ले रहे हो, ये नहीं कह रहा मैं आज ले रहे हो आप। एक दिन तो विशेष हो सकता है, किसी दिन कम ज्यादा हो सकता है, जो ज्यादातर लेते हैं ना, वो पूरा डाइट 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में कष्ट करें। हाँ साहब मेरा सदन 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 एवरेजन आपका, आपके बारे में चाहता है कि आपके डाइट का हम सबको अनुभव हो और हम सब अपनाने का प्रयास करें। मैं 12 बजे तक केवल नट्स और फ्रूट्स लेता हूँ। हाँ जी। 12 साढ़े 12 बजे मैं सैलेड लेता हूँ, लगभग 400 ग्राम। उसके हाँ जी। 20 मिनट के अंदर मेरा भोजन होता है, जिसमें दाल हो सकती है, दाल होगी, रोटी होगी तो चावल नहीं होगा, चावल होगी तो रोटी नहीं होगा। हाँ जी। शाम को भी मेरा लगभग यही रूटीन रहता है। 3 बजे के बाद मैं कोई फल नहीं लेता हूँ। हाँ जी। मेरे जो जो डाइट है ना, उसमें सबसे ज़्यादा फल और सब्जियां रहती हैं और जल रहता है। अन्न मैं बहुत कम खाता हूँ, गेहूं मैं खाता ही नहीं हूँ पिछले 8-9 सालों से। हाँ जी। यही सामान्य सा है साहब, मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे मिलती नहीं है। दूध। पहले इच्छा होती थी। हाँ जी। दूध। दूध नहीं पीता साहब, मैं ना दूध से बनी कोई चीज़ लेता हूँ। ठीक है। जी, इसमें थोड़ा सा एक मेरा ये है कि चावल और रोटी दोनों एक, अगर चावल लेते तो रोटी नहीं लेते, रोटी लेते तो चावल नहीं। इसका थोड़ा सा, इसके बारे में भी सदन के मन में ऐसे भाव आ रहा है कि सब लोग चावल और रोटी साथ ही लेते हैं, तो थोड़ा ये सा अंतर। चावल और रोटी अगर आप एक साथ लेंगे तो वो विरुद्ध आहार में आ जाता है, और एक एल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है, एक एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। जब वो दोनों आप मिला के लेते हैं तो आपके शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी। अम्ल की मात्रा बढ़ने से पहले आप अल्सरेटिक होते हैं, फिर आपको धीरे 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 कैंसर की स्टेज में पहुंचा जाता है। तो जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति शराब पी रहा हो तभी उसको कैंसर होगा। आप खाने से भी कैंसर प्राप्त कर सकते हैं। कैंसर कोशिकाएं हमारे शरीर में सदैव उपस्थित रहते हैं। आप क्या खा रहे हैं उससे वो एक्टिवेट होते हैं, क्या खा रहे हैं जिससे वो डीएक्टिवेट होते हैं। जी जी। दूसरा दूध का बताया है आपने कि दूध के बारे में और थोड़ा सा बताने का कष्ट करें कि हाँ, दूध ये क्यों नहीं बहुत लेते आप। मेन विषय है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूँ। मानव शरीर छोड़ो, किसी भी शरीर के जो एक उम्र होती है जिसमें 2 वर्ष तक एक एसिड बनता है जिसको बोलते हैं लैक्टोस। तो वो हर हर प्राणी अपनी माँ का ही दूध पी सकता है। किसी दूसरे का दूध अगर पिएगा तो उस
एंजाइम का होना बॉडी में जरूरी है। अगर उसके बाद 2 वर्ष के बाद अगर वो लेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसको पचाने में ही सारी शक्ति लगानी पड़ेगी। अब व्यक्ति क्या करता, खाना भी खा रहा और दूध भी पी रहा, वो दोनों क्या हुआ, एसिडिक प्रॉपर्टी हो गई, तो उससे आपके रोग बढ़ने हैं, कम नहीं होने। तो अगर कोई व्यक्ति खाली दूध पे जिंदा है तब तो वो दूध से बनी चीजों को ले, तब वो बॉडी अपने आप उस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगी। लेकिन अगर आप खाना भी खा रहे हैं, दूध भी खा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप निश्चित तौर पे अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। जी जी। और शाम को रात्रि में हल्दी के साथ दूध लेने का बताते हैं विद्वान जन, तो आपकी क्या राय है? मैंने अभी कहा ना आपसे, जिसको भोजन नहीं करते हैं जो लोग, उनको दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध तो संपूर्ण आहार है। पढ़ा है ना आपने। अब संपूर्ण आहार के साथ आप दाल रोटी चावल और बोले जरा सी ये भी खा लूं, मिठाई भी खा लूं, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो नहीं हो सकता साहब। बिल्कुल अगर सही बात आपको गुरुजी दूध, आपने कहा। तो प्रत्यक्षम की प्रमाणम मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं इसको हमेशा हमेशा फॉलो करता हूं, 9-10 साल हो गए। मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, ना किसी के फेवर में हूं। हमें केवल ये देखना है कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। इस पर एक दिन आप तो विशेष थोड़ा सा टाइम निकाल कर 1 घंटे के लिए जी कष्ट बिल्कुल, करें। बिल्कुल हो जाएगा, चलिए बहुत बिल्कुल हो बहुत जाएगा जब साधुवाद। आप चाहेंगे। लेकिन साहब मैं संडे को ही समय दे सकता हूं, क्योंकि संडे को जी जी मैं थोड़ा सा फ्री रहता हूं, क्योंकि और समय पे मेरी लगातार क्लासेस है। जी। किसी संडे को आहार पर चर्चा कर, आहार पर आपका मार्गदर्शन लेंगे, वो प्रस्तावित हम लोग कर लेंगे। जी बहुत बहुत साधुवाद आपको, और आप अब जो है जा सकते हैं। अब हमारा क्लास जो है आहार का हम धन्यवाद अगला साहब, सत्र शुरू धन्यवाद। करें। जी। ओम ओम। अ, जी आदरणीय विनय कुमार जी का कोई सवाल है? जी मैं जी। मैं मैं मुकेश जी ने थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि जो सब्जी खाते हैं, जो फल खाते हैं, और वो उसकी तो आप लोग स्थिति समझ रहे हैं, या तो अपना वो उगा कोई खा रहा हो, खाली इस पर अगर डिपेंडेंट होगा, जो कह रहे हैं बीमारी होती है, वो भी एक बड़ा कारण है बीमारी का। अगर कहीं ये इतना है जो पड़ रहा है इंसेक्टिसाइड और ये सब, उसको वो अगर सीधे खा ले रहे हैं हम सीधे, तो उसमें तो और दिक्कत है। अगर शुद्ध है तो कोई दिक्कत नहीं है, फल और सब्जी बहुत अच्छी चीज थी। मगर अगर हम बाजार से खा रहे हैं और सीधे यही फल और सब्जी पे ही डिपेंडेंट हो जाएं, और अगर सीजनल नहीं है, तब तो फिर बहुत गंभीर समस्या है। बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण वो भी है, अगर हम रेजिड्यू वाला कोई चीज ज्यादा खा रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका साहब। अब इसके बारे में मेरा उत्तर बहुत संक्षिप्त सा है। जी कोई भी चीज जो विजातीय भीतर चली गई है, उसको जलाने के लिए हमारे पास योग में बहुत सारे साधन हैं, जैसे व्यायाम, आसन, प्राणायाम। ये सारी चीजें इसीलिए हैं ताकि जो विजातीय तत्व शरीर के भीतर हैं उनका शमन किया जा सके। तो कुछ लोग खाली प्राणायाम करते हैं, कुछ लोग खाली आसन करते हैं, कुछ लोग खाली व्यायाम करते हैं, और कुछ लोग टाइम पास भी करते हैं। जैसे अभी मैं सड़क पे खड़ा हूं, कम से कम कुछ नहीं तो 30-40 लोग खाली वॉक करते हुए मिल जाएंगे, जो केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उस वॉक से कुछ भी नहीं होता है। मैं पिछले 50-60 सालों से एक व्यक्ति पे नजर गड़ाए हुए बैठा हूं, लेश मात्र भी उसके अंदर परिवर्तन नहीं आया। अरे समझ रहे हैं हम आप। अरे खाना तो हम लोग जब अच्छा खाए ना, क्या जरूरत है, वो तो हम क्यों जलाने और उसमें उलझ जाए। पहले हमको खाना अगर हम अच्छा मिले, सारी समस्या तो वहीं से क्रिएट हो रही है। जैसे कभी कह रहे हैं आप, तमाम बीमारियां जो हो रही हैं, उनके पीछे भी वही बहुत बड़ा कारण है कि जो हम खराब खाना खा रहे हैं। जी अब ये बैठे हैं मुन्नी लाल जी, ये बता रहे हैं जो मूंग खाए आपके यहाँ होती है नर्मदापुरम, उसमें 3-3 बार कोराजन डाल रहे हैं। और अगर उस मूंग को हम खा गए तो कितना हम जलाएंगे, कितना हम व्यायाम करें, कितना। इससे बढ़िया मैं शुद्ध मूंग खाऊं ना, ये ठीक, व्यायाम तो अलग विषय हो गया, वो हम करें, अच्छी चीज है। पहले तो हम अच्छा खाना खाएं। तो मान्यवर देखिए, दो चीजें हैं। या तो जी आप पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फूड लें, जी जो जी अब उपलब्ध नहीं है। जी
क्योंकि ऑर्गेनिक फूड की परिभाषा अलग है। ऑर्गेनिक फूड का मतलब यह है, आपका अगर खेत जैविक है तो उसके 5 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में कोई भी व्यक्ति पेस्टिसाइड ना डाले, जी वरना जी आपकी गोबर की खाद भी ऑर्गेनिक नहीं रहेगी। जी ये नियम है। आप तो कृषक के कई सेमिनार्स में गए होंगे आप लोग, तो आपको ये जी। पता होगा कि अगर कोई व्यक्ति जैविक खेती कर रहा है तो उसके 5 किलोमीटर एरिया में भी अगर किसी ने पेस्टिसाइड डाल दिया तो आपकी खेती जैविक ना रही। अब बताइए जैविक, मुझे, मैं सही हूं या गलत हूं? नहीं नहीं, वो सब अलग विषय, मैं जैविक की बातें नहीं कर रहा हूँ। अलग नहीं है साहब, सब एक ही एक चीज है। उसको एक मिनट, समझने की थोड़ा सा हमें वो करनी पड़ेगी। नहीं, 1 मिनट में बता रहा हूँ सर, मैं कि नम्रता पूर्वक बात करूंगा कि अभी जी आप जो 5 किलोमीटर वाली बात कर रहे हैं वह निश्चित रूप से गलत है। इस पर अपन कभी भी चर्चा कर सकते जी 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 जी। जी। चलिए ये आगे किशोर, अपन जी जी, अब एक मिनट कुमार जी, जी जी अब आगे 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 अपन इस सत्र पर चर्चा करते हैं। अभी उनको आदरणीय गुरु जी को जाना भी है, और इस विषय पे जी एक दिन चर्चा होगी आहार के ऊपर रविवार को, तो सारी जी विषय जी पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और जी सर। मैं जी आज आज का जो विषय है, भारत सरकार को प्राकृतिक जैविक खेती में ओम किसानों की साहब, क्या ओम ओम। जी ओम 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 गुरु जी ओम, साधुवाद, आभार। और आज मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए, जैसा कि सदन में चर्चा आई थी कि हमको भारत सरकार को कुछ सुझाव देना है, उस विषय पर आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को ने अपनी तैयारी की है। मैं चाहूंगा डॉक्टर किशोर दुबे जी आए सदन में और अपना बात रखने का, अपने सुझाव रखने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। आ, जैसा कि बहुत दिन से चर्चाएं चल रही थी कि भाई, और हमारे पवन कुमार सर भी बोल रहे थे कि अब हमें एक्शन में आना है, तो निश्चित रूप से क्या किया जाए। और सदन भी चाह रहा था कि उसको ब्लैक एंड व्हाइट में अगर हम करते हैं तो फिर उसमें ठीक है, सुधार हो सकते हैं, आगे बढ़ाया जा सकता है आदि। तो कुछ ना कुछ एक ड्राफ्ट तो बनाया जाए करके। तो निश्चित रूप से जो चीजें हो रही है उसको हमने इसमें सम्मिलित नहीं किया। अब काफी सारी चीजें कृषि के लिए भंडारण हो रहे हैं, एफपीओ हो रहा है, आदि सब हो रहा है, उसको सहायता दी जा रही है। तो उन्हीं को फिर से इसमें रिपीट करने का मसला मैंने रखा नहीं है। जो नहीं हो रहा है और जो होना चाहिए, इसके संदर्भ में बात इस पत्र में रखी है। ये पत्र पढ़ने के पहले मैं एक बैकग्राउंड बोल दूं आपको कि ऐसा, मैं तो खुद किसान ही हूं, और किसानों के कई प्रकार के वार्ता और विशेषज्ञों के साथ में काम करने का मुझे अवसर मिला है। चाहे विनोबा जी हो, सर्वोदय के लोग हो, जयप्रकाश जी के साथी हो, साथ ही जो मैं प्रोफेसर होने के नाते कई सेमिनार्स वर्कशॉप्स में भी जाने का मुझे मौका मिला। और अभी 2 साल से तो योगाहार के मंच के माध्यम से अनगिनत ज्ञान हम सबको मिल रहा है। यह भी सब बातें हैं। तो निश्चित रूप से इस सबका जो परिपाक होता है, साथ ही साथ और एक चीज, जो किसान संगठन थे, शरद जोशी ने जो यहाँ पे भारत में किसान संगठन शुरू किया, तो उसमें भी शरीक होने का मुझे मौका मिला था। आज जो अपने यहाँ पे जो बाकी संगठन के कुछ लोग हैं, राकेश टिकैत वगैरह, तो राकेश टिकैत जी के पिताजी के साथ में भी काम करने का मुझे मौका मिला। तो यह सब जो बैकग्राउंड है, और उसमें जो कई सारे अर्थशास्त्री, डॉक्टर बोकारे करके जो कुलपति थे नागपुर विश्वविद्यालय में, पूरी जिंदगी उन्होंने न्यौछावर कर दी थी कृषि के लिए, कपास किसानों के लिए। तो ऐसे कई लोगों के साथ में काम करने का मौका मिलने के माध्यम से जो चीजें उभर कर आई है, उसका निचोड़ क्या होना चाहिए, यह रखने की कोशिश मैंने इस पत्र के माध्यम से की है। हाँ, निश्चित रूप से ड्राफ्ट बनता है तो एक रफ ड्राफ्ट ही होता है। उसको सुधारने के तौर तरीके हो सकते हैं, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, उसका मैं
क्या होना चाहिए स्पष्टीकरण भी आदि होता है। तो ये एक रफ ड्राफ्ट है और मेरा जो मानना है कि पवन जी जैसा खुलेपन की व्यवस्था उन्होंने योगाहार में रखी है, योगाहार परिवार में, उसी तरह से ये ड्राफ्ट को हम रख रहे हैं और ये खुलेपन से अपन इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में जो भी सदन की राय बनेगी उसके हिसाब से अपन आगे जाएंगे। हालांकि मैंने पूरा जो ड्राफ्ट है वो अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन मैं चाह रहा था कि भाई हमारे कुछ साथी है उनको समझने में असुविधा न हो, इसलिए थोड़ा सा हिंदीकरण मैंने किया है। हालांकि वो पूरा का पूरा जैसा कि हिंदी भाषी लोग करते हैं, मैं तो मराठी माध्यम का छात्र हूँ तो वैसा तो किया नहीं है, लेकिन उसको जिस्ट के रूप में रखने की मैं कोशिश करूंगा। मात्र 2 पेज का पत्र बनाया है और मैं पहले एक बार पत्र पढ़ लूंगा और पत्र पढ़ने के बाद में उसमें जो बिंदु निर्धारित किए हैं उस पर निश्चित रूप से हम चर्चा करेंगे, ऐसी मेरी अवधारणा है। सेवा में पत्र हम पढ़ रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय: किसानों के आर्थिक उत्थान और विकास के लिए खेती में स्थायी सुधार लाने वाले सुझावों को लागू करने का अनुरोध, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में गरीबी का उन्मूलन होगा। महोदय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सिद्धांत के साथ मजबूत भारत के निर्माण के लिए आपके मजबूत दूरदर्शी नेतृत्व और मिशनरी कार्य द्वारा शुरू किए गए विभिन्न विकास कार्यों के बारे में हमें आप पर पूरा भरोसा है। इस सिद्धांत के एक भाग के रूप में हम आपसे किसानों के आर्थिक उत्थान और विकास तथा खेती में स्थायी सुधारों के लिए निम्नलिखित सुझावों को लागू करने हेतु विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं, जिससे उनकी आय भी बढ़ेगी और ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन होगा। ये सुझाव बड़ी संख्या में विचार विमर्श के परिणाम है, जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित किसान और कृषि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और योजना के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न विचारकों की संख्या शामिल है। किसानों का आर्थिक उत्थान और विकास के लिए खेती में स्थायी सुधारों के लिए हमारे सुझाव: नंबर 1, राष्ट्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम से कम 15 से 20 कृषि फसलों, जिसमें अनाज, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज आदि का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हर साल आने वाले बुआई के मौसम से कम 3 महीने पहले घोषित किया जाना चाहिए। इससे 3 लाभ होंगे। पहला, किसानों को पारंपरिक एकल फसल के बजाय कई फसलों के चयन में मदद मिलेगी। दूसरा, दलहन, तिलहन और अन्य फसलों के आयात के लिए उपयोग किए जाने वाले बड़े खर्चों को बचाकर आत्मनिर्भरता की ओर देश बढ़ेगा। और तीसरा, निर्यात बढ़ाकर विदेशी मुद्रा अर्जित करने में किसान मदद करेंगे। दूसरा पॉइंट, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना लागत, जिसे हम इनपुट कॉस्ट बोलते हैं, जोखिम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिसमें प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, भारी बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़ आदि, मूल्यह्रास, सुरक्षा, घर पर होने वाले श्रम, किसानों के घर पर जो श्रम होते हैं, और 50% लाभ, इन सभी के आधार पर समर्थन मूल्य की गणना की जाए। नंबर 3, प्राकृतिक या जैविक रूप से उत्पादित प्रमाणित कृषि फसलें, अनाज, दलहन, तिलहन, मोटे अनाज आदि को रासायनिक रूप से
उत्पादित फसलों की तुलना में कम से कम 20% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। नंबर 4, केवल प्राकृतिक या जैविक रूप से उत्पादित प्रमाणित कृषि फसलों को स्कूल के मध्याह्न भोजन हेतु, सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए भोजन हेतु, रेलवे और सरकारी कार्यालय मेस में खानपान सेवाओं के हेतु, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मचारियों के लिए भोजन के लिए और सरकारी राशन दुकानों में वितरित किया जाए। नंबर 5, सभी कृषि उपज वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया जाए। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, आवश्यक वस्तु नियम, उससे कृषि उपज वाली जो चीजें हैं उनको पूरी तरह से हटा दिया जाए। नंबर 6, किसानों को भारत या विदेश में किसी भी बाजार, चाहे सरकारी या निजी, पर बिना किसी प्रतिबंध के अपनी कृषि उपज बेचने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। नंबर 7, भारतीय खाद्य निगम और प्राइवेट पंजीकृत कंपनियां जो एफसीआई जैसा काम करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, उनको हर साल सभी आवश्यक 15 से 20 कृषि फसलों को सीधे किसानों से एमएसपी लागत से कम मूल्यों पर खरीदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि बाजार में मूल्य कम हो जाता है तो किसानों के बुआई रिकॉर्ड के अनुसार अंतर राशि जो डिफरेंस होता है सरकार द्वारा किसानों को प्रदान की जाए। नंबर 8, इसमें 2 पार्ट है। कच्चे कृषि उत्पाद और उनके बाजार में प्रसंस्कृत उत्पाद, किसान एफपीओ, किसान कोऑपरेटिव, उनके द्वारा समय समय पर बढ़ती कीमतों की रक्षा और स्थिति निरीक्षण करने के लिए एक अनिवार्य समन्वय समिति होनी चाहिए, जिसमें कृषि, व्यापार और वाणिज्य मंत्रालय के व्यक्ति, निर्यात और आयात, राष्ट्रीय नीति नियोजक और किसान या किसान संगठन को शामिल करना ही चाहिए। उसी का दूसरा हिस्सा, इस समिति को बढ़ती कीमतों की सुरक्षा के लिए हर सावधानी बरतनी चाहिए। देश के अंदर कृषि उपज के किसान विरोधी प्रयोग से परहेज करें, जैसे कि 3 प्रकार की जो किसानों के उपज के मूल्य जो होते हैं वो गिराने के लिए 3 प्रकार के प्रयास होते हैं, तो इससे परहेज करना है। नंबर 1, आयात शुल्क घटाकर बढ़ती कृषि उपज के आयात की अन्य देशों से अनुमति देना। अगर देश में प्याज की कीमतें बढ़ती है तो हम ईरान से, इजिप्ट से प्याज को जो खरीदते हैं लाइक उस तरह से। दूसरा, निर्यात शुल्क बढ़ाकर उन फसलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, बाहर बेचने की अनुमति नहीं। तीसरा, बहुत ही एक षड्यंत्र वाली बात होती है कि कीमतें कम करने के लिए आरक्षित बफर स्टॉक गवर्नमेंट के पास होता है, द्वारा खुले बाजार में कम दामों पर बेचना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इस वर्ष का है कि जैसे ही मध्य प्रदेश और बाकी जगह की गेहूं की फसल निकली तो सरकार ने 21,000 टन उनके बफर स्टॉक का गेहूं मार्केट पर डाल दिया, जिससे 30 रुपए किलो के रेट 17-18 पर आ गए। विशिष्ट फसल की कीमत, हाँ इसमें अपन ने दिया है सुझाव है अपना कि विशिष्ट फसल की कीमत 50% से अधिक बढ़ने के बाद ही सरकार को खुले बाजार में आरक्षित बफर स्टॉक बाजार में बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। 9वां पॉइंट, वर्तमान उर्वरक सब्सिडी का सीधे अंतरण उर्वरक उत्पादक उद्योगों को देने के बजाय किसान के खाते में किया जाए। इससे जैविक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में गैर रासायनिक किसानों को ऐसी कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती और बाजार में रासायनिक उर्वरकों की
खुले बाजार में यदि रासायनिक उर्वरक की बढ़ती लागत के कारण किसान रसायनों का उपयोग निश्चित रूप से कम करेंगे। 10वां पॉइंट, कर्मचारी वेतन आयोग के दिशा निर्देश पर राष्ट्रीय कृषि मजदूर वेतन आयोग की स्थापना की जाए और ये वेतनमान हर 5 या 10 वर्ष के बाद संशोधित किया जाना चाहिए। और 11वां और अंतिम पॉइंट है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको बोलते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना की जाने वाली वस्तुओं में किसान की कच्चे कृषि उपज और उनके मुख्य रूप से प्रसंस्कृत उत्पादों को, जो किसान एफपीओ, किसान सहकारी समितियां आदि द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें छोड़कर की जानी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, मतलब जो कृषि उपज से जुड़ी हुई चीजों से कभी भी लिंक नहीं करना चाहिए। अंतिम तारा है, महोदय, हमें विश्वास है कि खेती के विस्तार, चाहे प्राकृतिक जैविक खेती सहित, और किसानों और ग्रामीण उत्थान के लिए आवश्यक इन बुनियादी सुधारों को पूरी तरह से समर्पित मिशन और मजबूत निर्णय लेने वाले प्रशासन का उपयोग करके आपकी दूरदर्शिता के तहत ही लागू किया जा सकता है। हम आपसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ग्रामीण भारत में अत्याधिक शोषित वंचित वर्ग के किसान के उत्थान के सपने को पूरा करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के दौरान इस बुनियादी सुधारवादी मील के पत्थर को अपने हाथों से आप लगाए। धन्यवाद। और सस्नेह, पतंजलि योगहार परिवार, हरिद्वार। और संपर्क में लिखा है पवन कुमार जी और उनका मोबाइल नंबर। बस इतना ही पत्र लिखा गया है। इसमें जो कुछ बिंदु है, उन बिंदुओं पे निश्चित रूप से चर्चा करने की जरूरत है। अगर सदन पूरा समझ गया है तो मैं नहीं चाहता कि भाई इसमें चर्चा हो, लेकिन अगर कुछ आशंकाएं हैं, शंकाएं हैं, तो निश्चित रूप से उसमें चर्चा हो सकती है। धन्यवाद। पहले तो सदन की ओर से आदरणीय ऊर्जावान डॉक्टर किशोर दुबे जी के इतने तैयारी जो भारत सरकार के लिए जो पत्र बनाया है, पहले तो तालियां बजा करके हम धन्यवाद ज्ञापित करें कि बहुत अच्छा जो है आपने बनाया है। और इस पर हम सीधा सुझाव लेते हैं। आदरणीय हमारे आदरणीय पवन कुमार जी सदन में उपस्थित हैं, हम सौभाग्य की बात है। और मैं सीधा चलते हैं और इसके बाद अपनी चर्चा होती रहेगी। आदरणीय पवन कुमार जी सादर आमंत्रित हैं, आपका मार्गदर्शन सदन में देने का कष्ट करें। जी, सभी को नमस्कार। और आज की हमारी जो कक्षा रही बहुत अच्छी रही, ऊर्जावान रही। और जो आहार के ऊपर चर्चा की थी आज, योग के साथ साथ जो चर्चा हुई है, मुझे लगता है कि अगले रविवार को भी इस पर अनुरोध किया जाए। और अगर 7 बजे के बाद भी वो इस विषय पर और अपने अनुभव शेयर करेंगे, तो कुछ जो चीज़ें अनुभव आधारित हैं, कुछ चीज़ें जो हमारी उनके अनुसार विरोधाभासी हैं, उस पर भी हमें ज़रूर अपने आहार के ऊपर ज़रूर चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि कई चीज़ें, जैसा हम आज 700वां दिन हो गया है, लेकिन फिर भी हम कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं, कुछ न कुछ चीज़ें हमें नई मिल रही हैं। तो जो भी नई चीज़ें आती हैं, कोई भी नई बात होती है, तो उसके ऊपर जब तक के उसके ऊपर चर्चा न हो, उसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं, तो उसको हम समझ नहीं पाते हैं। और फिर हम दूसरी तरह से भी कई बार विरोध भी करते हैं, और कई बार उसके ऊपर हमें लगता है कि ये गलत है, जो हम कह रहे हैं वो सही है। तो हमने सबकी बातें सुनते हुए उसको अपने अनुभव के साथ परखते हुए उस पर फिर अमल करने की जरूरत है। जो चीजें बताई थी आज के योग शिक्षक ने, कि उनके अपने व्यक्तिगत जीवन में आहार को वो किस प्रकार से लेते हैं, शायद ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं भी हो। और लेकिन जो
हर एक व्यक्ति की अपनी परिस्थिति है, उसके अनुसार वो भोजन को भी सही रूप में प्राप्त करने के लिए जो भी वो कदम उठा सकते हैं, उस कदम को लेने के लिए ये चर्चा करना बड़ा सार्थक रहेगा। तो ये तो आज के हमारे योग शिक्षक की जो बात थी वो उसमें कुछ जो चीज़ें महत्वपूर्ण मुझे लगी, उस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे अगले रविवार को जब वो उपलब्ध रहेंगे। अब बची जो बात डॉक्टर दुबे ने आज फिर से मेहनत करके एक पत्र बनाया है, एक आग्रह पत्र भी कह देंगे, एक सुझाव पत्र भी कह सकते हैं। मुझे लगता है कि इस चीज पर भी हमें चर्चा करने की जरूरत है और यह पत्र किसी व्यक्ति के केंद्रित नहीं होते हुए इसको सब जब ये सबके सुझाव आ जाते हैं, संशोधन हो जाते हैं, तो भारत सरकार की कई सारी ऐसी उन्होंने व्यवस्था बनाई है और सरकार के अलावा, भारत सरकार के अलावा भी राज्य सरकार भी अब काफी सजग होती जा रही है, अन्य संस्थान भी सजग होते जा रहे हैं। उन सब संस्थानों को, ऐसी व्यवस्थाओं को जो हमारे विचार हैं और जो हमारे अपनी अनुभव आधारित और अपने चर्चा आधारित निकलते हैं, इसको भेजने के लिए इसको लोगों को अपने नाम से इसको भेजने की जरूरत है। बनस्पत की किसी एक व्यक्ति का नाम इसमें प्रमुखता से रखा जाए। इस बारे में यह भी प्रारूप का जो ढांचा है वह यह भी कह सकता है कि हमने योगाहार मंच के माध्यम में हमने जो चर्चा की, हमने जो अनुभव किया, हमने जो दूसरों को सुना, उसके आधार पर ये हमारे व्यक्तिगत विचार भी हैं और ये हमारे सामूहिक विचार भी हैं। तो इस तरह की तरह लेते हुए सुझाव को देने की प्रक्रिया मेरे हिसाब से होनी जरूरी है और जो व्यवस्थाएं बनी है वो केवल हमारे जो प्रधानमंत्री है केवल उसी तक ही सीमित नहीं होना है, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है वो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है और कोई भी चीज जो सरकार के पास जाती है उसमें कई सारे लोग उसमें जब तक के सम्मिलित नहीं होते हैं तब तक ये वो नीति का हिस्सा नहीं बनती है। तो इस चीज को करने के लिए नीति आयोग की जो व्यवस्थाएं हैं वहां तक भी बात पहुंच सकती है, वहां भी बात दी जा सकती है। इसी प्रकार से कृषि विभाग को भी सुझाव दिए जा सकते हैं, क्योंकि उनका ही मुख्यतः कार्य है कि इस तरह के जो भी कार्य होते हैं या जो भी इस तरह की नीतियां बनती हैं वो बॉटम अप अप्रोच के माध्यम से आगे तक जाती हैं और फिर आगे ये कैबिनेट और बाकी प्रधानमंत्री तक तो बहुत ही छन छन करके बातें आगे निकल के जाती हैं, क्योंकि किसानों का मामला बड़ा संवेदनशील है और कुछ भी अच्छा करने पर भी उसके कई बार लोगों को लगता है कि उसमें किसी का अहित हो रहा है, तो फिर वो अपनी बात को रखने के लिए कई तरह के रास्ते अपनाते हैं। तो जो बातें अब डॉक्टर दुबे ने की हैं उसको हर एक चीज की का मुझे लगता है कि विश्लेषण करने की जरूरत है और जो चीजें सार्थक है, जो चीजें कही जा सकती हैं कि ये कमेटी बना दें या ये कर दें, ये सब नीति का हिस्सा है और ये नीति बनाने का काम नीति आयोग के माध्यम से कई बार होता है। और व्यवस्थाएं ऐसा नहीं कि पहले से नहीं है, पहले से भी व्यवस्थाएं हैं। मुझे लगता है कि व्यवस्थाओं के मामले में तो हमारे देश से अच्छा कितनी सारे कमिटीज, कितने सारे कमीशंस बने, लेकिन मुझे लगता है कि समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि इसको चलाने वाले जो लोग हैं वो कितने संवेदनशील है, उनका अपना दर्शन क्या है, उनकी अपनी आध्यात्मिकता क्या है, उनका समाज के पीछे काम करने का क्या जज्बा है। तो अगर वहां पर कमी होगी तो आप कोई भी नीति बना लें, कुछ भी आप कर लें, तो वहां पर सुधार नहीं होता है और उसके जो अपेक्षित परिणाम है वो नहीं निकल के आता है। तो हमें इस चीज को भी देखना है, ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कि कमी है और इसलिए कमी है क्योंकि सबके अपने व्यक्तिगत निहित स्वार्थ कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। अब जब तक ये स्वार्थ अपने रास्ते से नहीं होंगे तब तक ये किसी भी जगह का किसी भी चीज का सर्वांगीण और निष्पक्ष रूप से आप कार्य नहीं कर सकते हैं। और बहुत कम लोग हैं हमारे नीति निर्धारकों में भी जिन्होंने
इन सब होने के बावजूद भी उसको आगे बढ़ चले हैं। और क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और विभिन्न मतलब यहाँ पर विभिन्नताएं बहुत ज्यादा है, तो सबके लिए एक नीति भी होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये जो नीतियां हैं ये राष्ट्र के अलग अलग जलवायु क्षेत्रों के आधार पर, वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर, और हमारा एक डेमोक्रेटिक ढांचा है, उस पर भी कई सारे विरोधाभास हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए ही नीति का प्रारूप का ढांचा किया जा सकता है, बना हुआ है, लेकिन क्या उसको उपयोग में लाया जा रहा है? क्या वहां पर व्यक्तिगत या राजनीतिक स्वार्थ सामने नहीं आ जाते हैं? तो ये सब चीजों को भी जरा समझना होगा। साथ ही मैं अगर इसको अपने दृष्टिकोण से देखता हूँ, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखता हूँ, तो ये समझ में आता है कि आज की तारीख में यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो नीति निर्धारक है और जहाँ पर कार्य हो रहा है, उसमें निष्पक्षता पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। और अभी वर्तमान व्यवस्था में भी कई सारी चीजों में खामियां भी बहुत सारी हैं, लेकिन इतने बड़े राज्य को चलाना और उसको आगे प्रोग्रेस करते जाना, वहाँ के जो मुखिया हैं उनके द्वारा उनके अंदर जो शक्ति है और उनके अंदर जो निस्वार्थ भाव है, उस वजह से ये ज्यादा वो पहले के मुकाबले उसमें आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसके लिए तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो साथी हैं वो शायद टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले हम मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि पहले के मुकाबले स्थितियां में बहुत सुधार हुआ है। तो ऐसा करते हुए भी देखिए हमारे जगह का जहाँ जहाँ हमारे इतने बड़े उसके लिए जैसे मुखिया हैं, तो उनको भी अपनी सारी स्थितियों को सुधारने के लिए समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहले से जो व्यवस्थाएं बनी हैं उसमें कई सारी चीजें की अपनी लोगों की अपना काम करने का तरीका है। और एक बार तो एक वामपंथी ने कहा कि सरकार चाहे बदल गई हो, लेकिन व्यवस्था तो हमारी है। ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण कमेंट है कि उसके अंदर जब इसने इस व्यक्ति ने ऐसा कहा तो उनके मन में अहंकार भी था। और अहंकार ये था कि आप चाहे परिवर्तन हो गया है, सत्ता में परिवर्तन हो गया है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाओं में कुछ लोगों का, कुछ विचारधारा का कब्जा है। तो ऐसा करते हुए भी आप कोई भी नीति बना दें, कोई भी कार्य कर लें, तो वो पहले तो वो व्यवस्थाओं में परिवर्तन की जो बात की जाती है और जो व्यवस्थाओं परिवर्तन की बात हमारे संस्थान में भी की जाती है, तो वो व्यवस्था परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। जब समान विचारधारा के लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे तभी जा करके कोई अच्छा सकारात्मक स्थायी रूप से हम विकास की बात कर सकते हैं। नहीं तो हमने जब नर्मदापुरम घोषणा पत्र की बात की थी, उस समय भी ये हुआ था कि हम ऐसी तो मीटिंग, ऐसी कार्यशालाएं, ऐसी जो हम करते हैं, संस्कृतियां तो बहुत सारी होती हैं, साल भर में कितनी सारी हो जाती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो रहता है? वो रिजल्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमारी व्यवस्थाएं वो एक तरह से हैं। और क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर सब लोगों के अपने बहुत सारे विचार हैं। अगर हम दूसरे किसी देश की बात करते हैं, जैसे चीन की बात करते हैं या नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, वहां पर जो भी निर्धारित किया जाता है वो लगभग उसमें ज्यादा विरोधाभास होने की संभावनाएं कम ही होती हैं। अगर कोई करता भी है तो उसके लिए फिर उनके लिए अलग व्यवस्था उसके लिए बना रखी है। लेकिन हमारे देश में क्योंकि कई सारे हमारे अलग व्यवस्थाएं हैं, मीडिया भी है और भी चीजें हैं, तो इस वजह से हम एक ही चीज को लागू करने पर यहाँ पर समस्याएं हैं। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी सुझाव हमें देना है, इस पर अच्छी तरह से विचार विमर्श करते हुए, और जो काम हम सुझाव के रूप में देते हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, हमें भी, हमारा भी दायित्व है कि हमें क्या करना है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या योगदान होने वाला है। और आपने हम सब ने नर्मदापुरम का जो घोषणा पत्र है वो इसी पर ही केंद्रित था कि हमारा योगदान क्या रहेगा, इसमें सरकार के साथ हम मिलकर के कैसे काम करेंगे, विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर के हम किस प्रकार से काम करेंगे। तो इस प्रकार से इस भाव के साथ मुझे लगता है कि वर्तमान के जो परिदृश्य है उसको भी हमें शायद सम्मिलित करने की महसूस मुझे लगती है, जरूरत महसूस होती है। और इस पर हम कार्य करते हुए हम आगे कार्य करेंगे
और अपने भाव में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें रास्ता आगे का हमें दिखाई देगा। इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत साधुवाद सर। आपने बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सदन को दिया है। सदन ने सुना है। सदन से मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय पवन कुमार जी सर ने जो मार्गदर्शन दिया है उस पर अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं। कोई भी भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। मैं सीधे जी किसी ने हैंड रेज, चलिए मैं वैसे बुला लेता हूँ। जी आदरणीय डॉक्टर विरोध जी इधर से उपस्थित है सदन में। मैं चाहूँगा कि आपका मार्गदर्शन सदन को मिले। और आदरणीय हमारे पवन सर ने जो मार्गदर्शन दिया है, सुझाव दिया है, दिशा दी है, उस पर आप संवाद करने का कष्ट करें। मेरी आवाज़ आदरणीय विनोद भट्ट जी तक पहुँच रही हो तो सादर आमंत्रित है। चलिए शायद आवाज़ नहीं पहुँच रही है। आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी सदन में उपस्थित हैं। कुलदीप पुनियाल जी नहीं है। मैं आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आज के हमारे जो चीफ गेस्ट के रूप में हैं आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। वो सादर आमंत्रित हैं। कल के विषय आज इस पर जब चर्चा होती रहेगी। कल का विषय जो था यूरिया के एवरेज में हमें क्या तकनीकी अपनाना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, इस विषय पर लगातार चर्चा चल रही थी। कल का समय समाप्त हो गया था। आज उस विषय पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो आज के चीफ गेस्ट के रूप में आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी आपको सादर आमंत्रित है। सदन को मेरा प्रणाम। आदरणीय दुबे जी ने जो विचार रखे हैं, जो एक कि हम किस तरह से हमारी कृषि में सुधार आ सकता है और नीतिगत आधार पे क्या होना चाहिए। उन्होंने किसानों का एक पक्ष रखा है, जो कि किसान की दृष्टि से देखें बहुत ही उत्तम है। लेकिन मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा दोनों पक्ष कि सरकार की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, उसको भी थोड़ा सा समाहित करके और फिर और उस पर चर्चा करके किस तरह से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हम कोई चीज अगर कहते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। आदरणीय दुबे जी, डॉक्टर साहब हमें बार बार कहते हैं कि सरकार की नीतियां, स्पेशली जो एक्सपोर्ट अचानक रोक दिया जाता है, अचानक जो है बाहर से आयात कर दिया जाता है, तो ये जो मजबूरी है, ये मुझे लगता है ये सरकार की भी मजबूरी होती है। सरकारें गिर जाती है उसमें। कभी कभी तो वाजपेयी जी की सरकार तो गिरी गई थी इसी पे कि दाम बढ़ गए। अब वो इसका हमें एक बीच का समाधान किस तरह से हो, जैसे बहुत ही सुंदर सुझाव है कि एक पहले प्राइस निश्चित हो, जो जो आप एमएसपी दे रहे हैं तो बुआई से पहले हो, ताकि किसान को अपनी प्लानिंग करने में आ, और मुझे लगता है इसको मानने में सरकार को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बुआई से पहले ही प्राइस निश्चित होने चाहिए। दूसरा, एक्सपोर्ट या जो प्रतिबंध या इस तरह की जो सैंक्शन लगाई जाती हैं और फिर किसान को नुकसान होता है, क्योंकि किसान ने तो उगा दिया, अब उसने अपने हिसाब से वो पिछले साल वाली बात
हो रही थी ना कि वो प्याज लोग प्याज और लहसुन वो जो फेंक दिया था, जब बहुत ज्यादा हो गया था, लोगों ने फेंकना पड़ा किसानों क्योंकि उनका कुछ बैठ नहीं रहा था। तो ऐसा भी होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या हमारी सरकार को क्या करना चाहिए? तो जो उसका समर्थन मूल्य है, ऐसी स्थिति में काम आना चाहिए। जो समर्थन मूल्य सरकार निश्चित करती है कि वो किसान को अपना प्लानिंग कर सके कि भाई चलो मुझे अगर बहुत अच्छा रेट नहीं मिला तो समर्थन मूल्य तो जो सबसे मुझे लगता है जरूरत है आज कि समर्थन मूल्य जो भी सरकार घोषित कर रही है उसका क्रियान्वयन किस तरह से हो कि जो भी किसान उगाए वो प्रोडक्ट और उसको समर्थन मूल्य पे वो बेच पाए इजीली। उसकी व्यवस्था बहुत इतना सरल हो कि वो क्रॉप के निकलने के बाद पहले तो वो निश्चित हो पहले क्रॉप से, और क्रॉप निकलने के बाद कितना समय उसको दिया जाए कि वो समर्थन मूल्य प्राप्त करे और बहुत इजीली प्राप्त करे। ऐसे नहीं कि जैसे होता है कि अभी तो तोल शुरू नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और वो कितनी मात्रा में एक किसान को सपोर्ट किया जाएगा। अ, और उसका क्या उसने उगाया है, ऐसा नहीं है कि अम, अचानक जो है प्रोडक्शन इतना बढ़ा दिया, लोगों ने कहा ये तो भाई समर्थन मूल्य मिल रहा है तो सरकार भी खैर निश्चित करेगी कि समर्थन मूल्य किसको कितना दिया जाए और उसके आगे स्कोप क्या है। और कोई मतलब जैसे गेहूं पे ज्यादा जोर रहता है, अब गेहूं का उत्पादन इतना ज्यादा है और समर्थन मूल्य भी अच्छा सरकार ने घोषित किया है, तो रखेगी कहाँ गेहूं? सरकार जो पीडीएस के माध्यम से जो देती है उसको छोड़ के जो जो वेलफेयर की योजनाओं में यूज करती है, और फिर उसके बाद अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए कि कितना किसान की जोत के हिसाब से कितना उसको वो बेच पाएगा समर्थन मूल्य पे। और जो बड़े किसान है 200 एकड़ पंजाब में है, वहां भी एक लिमिट होनी चाहिए कि भाई ओनली भाई 10 एकड़ वक्त तक का ही आपको समर्थन मूल्य मिलेगा जितना उत्पादन होता है। ऐसा नहीं कि तुम बड़े किसान है तो ये मतलब मेरा काम मतलब है समर्थन मूल्य तो लेते भी हैं लोग, लेकिन उसके जो इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड जो है और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन में जो खामियां हैं उस पे किस तरह से काम किया होना चाहिए, उस पे हमें थोड़ा चर्चा करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आदरणीय दुबे जी ने कहा कि किसानों का जो जैविक उत्पाद 30% जो कन्वेंशनल से ज्यादा लिया जाए, तो ये भी मुझे लगता है फिजिबल नहीं है। क्यों? वही कि जैविक उत्पाद है या नहीं है, इसकी टेस्टिंग और फिर उसके जो टेस्टिंग की कॉस्ट जो बढ़ती है या सर्टिफिकेशन या उसकी जो कॉस्ट बढ़ती है, अभी वो सिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ है। पहले सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि हमारे पास मतलब जो हमारी जो प्राथमिकता, मेरा बोलने का मतलब ये होना चाहिए कि पहले व्यवस्था बने मंडी में ही एक छोटा सा पोर्शन जहाँ पे टेस्टिंग हो, टेस्टिंग की व्यवस्था हो और बिक्री की व्यवस्था हो सार्वजनिक, पहले पहले ये स्टेब्लिश हो, फिर उसके रिस्पांस की स्टेब्लिश हो कि हाँ उसके उसका जो है अ, अच्छा स्कोप है या उसका उसका व्यापार भी किया जा सकता है या उसके कस्टमर भी हैं जो इस हाई रेट पे खरीदने को तैयार हैं। वो 30% हम जबरदस्ती सरकार को बोलेंगे तो अब खरीदने वाला है ही नहीं। तो ये भी फिर क्योंकि जो उसकी क्वालिटी, क्योंकि हमें पता है ना किसान के लेवल पे भी मैं मेरा ये अनुभव रहा है, किसान भी बहुत बेईमान है। ऐसा नहीं है, किसान भी देखता है कि भाई किस तरह से लूटा जाए। एक वर्ग है, मैं तो सबको नहीं कहूंगा कि ऐसा भी दिक्कतें आती हैं
उसने कहा अब कैसे क्योंकि भारत में कैसे हम जो है बोलेंगे नहीं नहीं वो तो अगर वो कोई सिस्टम नहीं होगा तो वो तो बोलेगा मेरा तो जैविक है, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। तो ये जो सिस्टम है कि क्या जैविक ही है उसका एनालिसिस, उसमें अभी भी मतलब मैं तो कहता हूँ इंडिया ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे भी अभी बहुत भ्रांतियां हैं कि क्या जैविक है क्या नहीं है, उसका क्या पैरामीटर होंगे, मतलब पैरामीटर कितना काम करते हैं। अगर सारे पैरामीटर हम फॉलो करते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि उसका विजिलेंस जो सिस्टम है। तो इसमें भी मतलब हम क्या टेक्निक रखेंगे, जे इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, ये भी एक मुद्दा होगा। और कोई भी सरकार कैसे दे देगी उनको जब तक उसके पास आगे मार्केट नहीं होगा, वो करेगी क्या। तो उसका भी एक विवेचना, हमारे देश में कितना बड़ा मार्केट है और क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है, उस मार्केट की क्रेडिबिलिटी से मेरा मतलब है जरूरी नहीं है कि जो जैविक बिल्कुल लोगों के हिसाब से बाजार में बिक रहा है वो बिल्कुल जैविक ही है। अभी इसी में ही खामियां है, क्योंकि वो टेस्ट किया गया है कि नहीं किया गया, अभी वो प्रोसीजर भी नहीं है, एफएसएसआई को दिया गया है। लेकिन जो बिक रहा है दुकान में जरूरी नहीं है कि उसका टेस्टिंग हुई है, वो सब क्रेडिबिलिटी पे है, वो सर्टिफिकेशन ने सर्टिफिकेट दे दिया है और टेस्टिंग हुई है नहीं है। तो अभी ऐसा चल रहा है, तो ये भी मतलब इसमें खामियां हैं। तो इन मेरा ओवरऑल जो मेरा कहना का सही है कि जो भी हम योजना दें, जो भी हम जिसमें बात करें उस पर डिस्कशन हो, और स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे डिस्कशन हो कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी ये योजना। इसके आर्थिक पक्ष को भी देखा जाए, तब इस पे वार्ता हो। मेरा ये इस पे कहना है, तो इस पे और डिस्कशन अगर चले तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा, जो अ, आदरणीय दुबे सर ने प्रेजेंटेशन किया है। जी 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 डॉक्टर जी साहब, मुनीलाल। आदरणीय अशोक जी, अशोक जी सादर आमंत्रित थे अपना सुझाव देने का कष्ट कर। हेलो। हाँ, आदरणीय जी दुबे जी जी ने बहुत सोच समझकर और बहुत ही अच्छा ड्राफ्ट तैयार किया है। निश्चित रूप से अगर ये ड्राफ्ट भारत सरकार के पास जाता है और भारत सरकार अगर इसको लागू करती है तो ये किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने एक एक चीजों पे बहुत शानदार मनन किया है, एक एक चीजों के बारे में सोचा है, किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, किस प्रकार किसान जो आज की परिस्थितियों में विभिन्न अ, जो मजबूरियों से जूझ रहा है, विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों से जूझ रहा है, उसमें निश्चित रूप से उन्हीं सभी समस्याओं का किस प्रकार समावेश हो, ये इन्होंने किया है। मेरे हिसाब से इसमें सबसे बड़ी बात इन्होंने जो की है, जो किसान की बहुत बड़ी मांग है कि लागत के आधार पर, जो लागत होती है उसके आधार पर 50% मुनाफा। ये इतना ही अगर लागू कर दे भारत सरकार तो किसान की माली हालत सुधर सकती है। यही तो नहीं कर रही है, वो दिक्कत वही तो है। बाकी तो सब उलझने हैं, बाकी सब चीजें। जब तक किसान को कोई सी भी स्कीम लागू कर दो आप हिंदुस्तान में, कुछ भी कर दो, वो जब तक किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिलेगा तब तक वो किसान मालामाल नहीं होगा, वो किसान आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होगा। ये मैं प्रैक्टिकली बिल्कुल बता रहा हूँ। उसको उसकी फसल का जब तक मूल्य नहीं मिलेगा, अभी मध्य प्रदेश सरकार में अपन देख रहे हैं, कुछ समय पहले ये हालत थी। अभी दो तीन पिछले सीजन में जो सरकार थी, वो सरकार में वो किसान आंदोलन भी हुआ था जगह जगह वहां पे, मंसूर वगैरह में। तो उसमें यही मूंग जो आज 7,000 रुपये कुंटल बिक रही है, ये मूंग 3,000 रुपये कुंटल मंडी में बिकती थी, और जबकि उसका समर्थन मूल्य 7,000 से ऊपर था। तो सरकार
समर्थन मूल्य लागू कर देती, लेकिन अब उसको खरीदती नहीं। लेकिन अब पूरी नीति अब व्यवस्थित चल रही है, तो किसानों को बहुत फायदा है। वो मंडी में बिकती थी तो उसका कोई मूल्य नहीं मिलता था, तो किसान कितना ही पैदा कर ले, जब उसका मूल्य नहीं मिलेगा तो वो किसान आगे कैसे बढ़ेगा। तो जैसे इन्होंने एक बहुत बड़ी बात उसमें जोड़ी है कि लागत के आधार पर 50% उसका मूल्य का निर्धारण अगर भारत सरकार करती है, तो किसान को निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। और इन्होंने विभिन्न जो समस्याएं आती है उसका बहुत ही शानदार समावेश किया है, और बहुत सोच समझ के किया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि डायरेक्ट मोदी जी को नहीं भेजना चाहिए। बिल्कुल मोदी जी को ही भेजना चाहिए, क्योंकि सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री, और जो नीतियां सिर्फ पीएमओ से ही लागू होती है। अगर वो चाहें तो ये चीज को 1 मिनट में लागू कर सकते हैं, क्योंकि उनके निर्णय अपन ने देखे हैं कि धारा 370 उन्होंने खत्म कर दी। इसके बाद में उन्होंने जो नोटबंदी का था वो भी उन्होंने फटाक से लागू कर दिया। वो चाहे जो लागू करवा सकते हैं। तो मेरा तो निवेदन है कि नीचे की एजेंसियां कुछ नहीं कर सकती, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है आज की कंडीशन में। तो मेरा तो सीधा निवेदन है कि पीएमओ को सुझाव दें, और इसी माध्यम से दे, पतंजलि के माध्यम से। तो पतंजलि के संबंध, क्योंकि बाबा रामदेव जी ने इस सरकार को बनाने में बहुत मेहनत की है, और इन्होंने बहुत त्याग तपस्या करी, और बहुत उसके पीछे मन स्थिति लोगों की इस सरकार को बनाने में डाइवर्ट की है। तो आज की कंडीशन में पतंजलि बहुत पावरफुल है। वो चाहे तो सरकार को पलट भी सकती है। तो मेरा निवेदन है कि पतंजलि के माध्यम से अगर ये सुझाव, राष्ट्रहित के सुझाव अगर जाते हैं, तो निश्चित रूप से इस राष्ट्र में किसानों का फायदा होगा। और हमारा जो किसान है, हमारा जो सपना है भारत विश्व गुरु बने, ये इसमें बहुत सहायक होगा। मैं इन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया इसका मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। बहुत अच्छा ड्राफ्ट है, इनकी एक एक बातें सुनी मैंने, और इससे अच्छा ड्राफ्ट नहीं बन सकता। सभी चीज ली इसलिए क्योंकि इन्होंने ये सब चीजें देखी है, इन्होंने आंदोलन देखे हैं, किसानों की समस्याएं देखी है, और ये विभिन्न प्रकार की कमेटियों में शामिल हैं। तो मैं इनके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि इन्होंने इतनी मेहनत करके ये गागर में सागर इन्होंने भरा है। अगर ये सब चीजें लागू होती है तो ये किसान के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बस मेरा यही सदन से निवेदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पटेल साहब। आपने आदरणीय जो सदन का जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसमें आपको मार्ग दिया और समझ दिया। बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे मेनपाल सिंह जी सदन में उपस्थित है। मैं आदरणीय भाई साहब को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए, वो भी अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय मेनपाल सिंह। ओम सभी को सादर मेरा प्रणाम। सभी मतगणों को मेरा प्रणाम है। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री रघुवीर सिंह रावत जी को सादर प्रणाम करता हूँ। और जो दुबे सिंह ने ये रखा, बहुत ही अच्छा ये प्रस्ताव रखा है। और जो हमारे मुख्य अतिथि रावत सिंह है, रघुवीर सिंह रावत सिंह, जो इन्होंने एक बात सही कही है, क्योंकि जो असली किसान है, जो उनको हो जाए, जो इसमें रासायनिकों को मिलेगा, अगर सरकार वो कर देगी तो वो उनको इतनी ज्यादा नहीं होगी। इसके लिए जो टेस्टिंग लैब का वो किया है, टेस्ट के आधार पर ही उनका जो भी उत्पादन है वो खरीदा जाए। और इसका हर जिले वाइज टेस्टिंग जो लैब है वो रखी जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो किसान इसमें जुड़े और वो नेचुरल फार्मिंग करें, और हमारा देश तरक्की करे, आने वाली जनरेशन बचे, और रोग मुक्त हमारा देश बने। क्योंकि हमने ये देखा है, क्योंकि कई किसान हमारे पास भी फोन आते हैं, क्यों हम बोले हम ये जैविक उत्पादन किया है, हमारा बिकवाओ, तो उनके हम
फार्म पे जाके देखते हैं तो उन्होंने कोई जैविक नहीं कर रखा होता, उन्होंने रासायनिक किया होता। जब आती है टेस्टिंग की बात, भैया आपका उत्पादन है, यो उत्पादक कुछ भी उगाया है तो इसका भाई हम टेस्ट लैब करवाएंगे, तो वो इस बात से पीछे हट जाते हैं, भाई हम टेस्ट लैब नहीं करवाएंगे, ये आपके सामने रखा। अरे भाई टेस्ट लैब करवाने में क्या हानिकारक है, क्या अर्ज है, हमारा करवा लो आप। जो असली किसान होगा वो वाकई कहेगा भी करवाओ, किसी टाइम करवाओ, हम आपके साथ है। लेकिन जो इस टेस्ट लैब का वो जिक्र करते ही जो रासायनिक वाला, वो पीछे हट जाता है। वो कहते हैं चोर के पैर नहीं होते, तो टेस्ट लैब का नाम लेते ही वो पीछे हट जाए, वो नाम नहीं लेगा भी हमारा उत्पाद बिकवा दो। अब 2-3 दिन से हमारे पास फोन आ रहे हैं, भाई हमारी सरसों है जैविक, तो आप बिकवा दो। हमें उनको एक ही बात बोलते हैं, आप सैंपल यही है, आपका टेस्ट लैब करवाएंगे और आपका जो भी जैविक होगा हम आपका बिकवाएंगे। क्यों, हमारे पास इसकी डिमांड भी पूरी नहीं होती, इतने हमारे कस्टमर जुड़े हुए हैं, लेकिन उगाने वाले कम है, लेने वाले ज्यादा हैं, तो इसलिए डिमांड नहीं हो रही। लोग इसका, जो हमारे किसान है रासायनिक वाले, वे इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे जो प्रधानमंत्री है मोदी साहब, वे बहुत ही अच्छे नेक है, जो इसके प्रति आकर्षित हुए हैं, किसानों की बात को समझा है। और हर जिले वाइज 1-2 लैब टेस्टिंग मशीन रखी जाए, जिसे किसानों को आसानी होए, लैब टेस्ट करा के ही वो अनाज खरीदा जाए। इसलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे मंच को सादर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मेहरपाल जी, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया और हमारे जो ड्राफ्ट आज सदन में प्रस्तुत किया गया आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी के द्वारा, और उसका आपने समर्थन किया। और आपने जो लैब टेस्ट की बात कही है वो सही है कि हमारे उत्पाद का लैब टेस्ट होकर ही बाजार में जाना चाहिए। आदरणीय बने सिंह जी सादर आमंत्रित हैं, आप भी अपना सुझाव देने का कष्ट करें। ओम, सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज के जो मुख्य अतिथि योगा टीचर थे हमारे, उन्होंने बहुत सूक्ष्म तरीके और बहुत सही तरीके से योगा करवाया उन्होंने। हमारे मित्र डॉक्टर किशोर दुबे ने जो आज जो प्रस्ताव भेजा है हमारे सदन में, वो बहुत एक एक शब्द अमूल्य है उनका, कि वो हमारे भारत के सभी किसानों के ऊपर सभी नियम लागू किया जाए। पूरे भारतवर्ष में बात हो रही है किसानों को समृद्ध बनाने की, और किसान को समृद्ध बनाने का सिलसिला ठेठ राम राज्य से अभी तक चले आ रहा है। क्या कमियां हैं किसान की जो अभी तक समृद्ध नहीं बन पाया है, और कौन सा इन्होंने पाप किया है किसानों ने, या किसका इनको श्राप है कि जितने भी राजा आए हैं, जितने भी सरकार की नीतियां आई हैं, वो आज तक किसान को समृद्ध ना बना पाई। ये कमियां किसान में है या फिर सरकार में है, इनको हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। किसान का अनाज 100 रुपये किलो भी बिक सकता है, तब भी किसान समृद्ध नहीं हो पाता है। केवल धन आने से किसान समृद्ध हो जाएगा, ऐसा संभव तो कभी हो ही नहीं सकता है। कि जरूरत से ज्यादा अगर धन आता है किसान का, तो किसान उतनी ज्यादा मात्रा में उसको बर्बाद भी करता है। आज का वर्तमान का जो किसान पेस्टिसाइड और रासायनिक खेती यूज कर रहा है, किसान का खर्चा इतना बढ़ चुका है कि खेती का उत्पादन जितना आए, और हर साल 10-20 हजार रुपया उस फसल को बेच करके भी 10-20 हजार रुपया वो किसान कहीं से कर्जा लेकर के फिर खेती करता है। ये खेती करने का एक गुलामी का सिलसिला है। राजाओं के राजा, वेद कहता है राजाओं के राजा किसान होता है, धर्मात्माओं के धर्मात्मा किसान होता है। वह किसान आज भिखारी की झोली की तरह मारे मारे आए मांगते फिर रहा है खेती के नाम पर। मुझे समृद्ध बनाओ, मेरे नाम पर मेरी फसल का मूल्य दिलवाओ। किसान यदि समृद्ध बनेगा तो वो केवल प्राकृतिक खेती से बनेगा, आत्मनिर्भरता से बनेगा। वो भारत
ने जैसे किसान संगठन वाले जो है ना आंदोलन करते, हमारा खारा पानी, यही मांग रही है आज की किसानी। किसान के पास स्वयं का खाद, स्वयं का बीज जब तक नहीं होगा तब तक किसान समृद्ध नहीं बन पाएगा। आज से 20 वर्ष पहले की देख लो किसानों की हालत, जब वो स्वयं का बीज रखता था घर में, स्वयं का खाद घर में रखता था। उस वक्त किसान खेती करके, वो हमारे कुटुंब परिवार में जो शादियां होती थी वो शादियां करता था, उसी खेती कर करके वो किसान जमीन खरीद लेता था। और आज की स्थिति क्या बदल गई है, किसान खेती करते जा रहा है, कर्जे में डूबते जा रहा है और वही जमीन बेचने का निर्णय हर साल लेते जा रहा है। इतनी बदतर हालत हो गई है किसानों की। किसान को अगर समृद्ध बनना है तो प्रधानमंत्री जी से की बात हो रही है बार बार कि वो तुरंत निर्णय ले लेते, तुरंत निर्णय ले लेते हैं। किसानों का ट्रेनिंग सेंटर पूरे देश में एक साथ लागू किया जाए और हर घर के किसान से एक महिला और एक पुरुष की प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग करवाई जाए। और किसानों को जो गाय आधारित खेती होती है, वो गाय का जो लाभान्वित मूल्य सरकार दे रही है गौशालाओं को ना देते हुए सीधे किसानों को ही दिया जाए, तो किसान की हालत क्या, पूरे देश की हालत और पूरे भारत की हालत बहुत सही तरीके से सुधर सकती है। बहुत भारत रोग मुक्त हो सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है, भारत पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है। वो केवल हमारे ऋषि मुनियों के पद चिन्हों पर चल करके और गौ माता की शरण में जाकर के ही ये देश मान बन सकता है। अन्यथा 700 दिन हो चुके हैं जब से मैं सुनते आ रहा हूँ, देश के कोने कोने से बहुत अनुभवी विद्वान को बुलाए हैं हमने। सभी का एक ही सुझाव मिल रहा है कि हम भारत को समृद्ध और रोग मुक्त किस आधार पर बनाएं। वही ऋषियों के पद चिन्हों पर चल करके ही भारत को समृद्ध बनाया जा सकता है, नहीं तो आने वाली दुर्दशा और बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। आज के वर्तमान में मानव मात्र जेब में गोलियां लेकर फिर रहा है, परंतु वो दिन दूर नहीं जो ऑक्सीजन की टंकी पीठ पीछे लेकर चलना पड़ेगी। शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। पूरे ब्रह्मांड बहुत खतरनाक स्थिति से गुजरने वाला है। ये मेरा निवेदन है सभी सदन के लोगों को। जी ओम। बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और सुझाव आदरणीय गणेश आचार्य ने दिया है। आगर मालवा जिला मध्य प्रदेश से हैं। आप बहुत ही ऊर्जावान और क्रांतिकारी किसान हैं, समाज की आप चिंता करते हैं, आपने यह स्पष्ट कर दिया। आपने ड्राफ्ट का जो समर्थन मूल्य का किसान सम्मत अभी तक क्यों नहीं हुआ, उसका कारण भी आपने बताया, यह सही है। और आप पूछना भी चाहते हैं सदन से कि अभी तक किसान समृद्ध क्यों नहीं हुआ। सिर्फ धन कमाने से किसान समृद्ध नहीं होता है, यह बात आपने बहुत महत्वपूर्ण की है। कितना भी धन दे दो, अगर किसान में उसके विचारधारा अगर ठीक नहीं है तो किसान समृद्ध नहीं हो सकता है। और आपने उसका जिक्र भी किया है कि पहले के किसान हमेशा समृद्ध हुआ करते थे, क्योंकि वो अपना देसी बीज और खाद अपने घर पर ही तैयार करते थे, बाजार से नहीं लाते थे, इसलिए उनका जो है लागत नहीं होती थी और वो समृद्ध होते थे। और वो बाजार एक शब्द डिपेंड और हुआ बोलना करते थे। चाहता हूँ प्रभारी महोदय जी, जैसे कि जी इतने वर्षों से खेती करते आ रहे, उसके पिछले वर्ष की मैं बात बताऊं, संतरे की फसल हमारे गांव में 10 से 12 करोड़ का पैसा हमारे गांव में आया था। उसको मात्र एक वर्ष बिन लगे, जिसके पास 70 लाख रुपए आए थे, 75 लाख रुपए आए थे। यानी कि मेरे गांव से छोटे किसान को, जिसके पास जीवन में कभी उसने पैसा नहीं देखा, 2-2 बीघे 1-1 बीघे जमीन से भी उसके पास 7 से 8 लाख रुपए आए थे, वो किसान मात्र एक वर्ष भी नहीं हुआ वो वापस फिर कर्जे के बोझ तले दब गया वो। क्योंकि उन्होंने पैसे बर्बाद कर दिया, गाड़ी घोड़ा लाए, कहीं अन्य जहां महंगे प्लाटों से प्लाट लेना था वो ले लिए, महंगी शादियां कर ली, और एक वर्ष में पुनः वो फिर कर्जवान हो गया। अभी फिर उसकी ये हालत हो गई कि वो खेती करने के लिए सक्षम नहीं बचा। ये एक अनुभव है मेरा जो मेरे वर्तमान सामने गुजर रहा है। जी। जी, बिल्कुल सही बात है, यह धरातल की स्थिति है। और यह अधिकतर देखने को मिलता है जहाँ किसान के पास जो राशि आती है। अभी हमारे यहाँ एक बांध बना है, किसानों को मुआवजा दिया गया, किसानों ने ट्रैक्टर ले लिए, बोलेरो ले लिए, गाड़ी ले ली और वहाँ रख ली अपने घर पे, और ढक के रख दी, जंगल खा रही हैं। और महंगी महंगी शादी कर ली। और जो शहर के जो बदमाश लोग होते हैं, उनको पता पड़ा इनके पास पैसा है, उन बच्चों को खिला पिला करके और गलत संगत में ढाल करके और वो राशि सारी खर्च कर दी। यह बात सही है। तो आज आपके सुझाव से
सदन में यह विचार किया जा सकता है कि किसान को पहले संस्कारवान बनाना अति आवश्यक है, उसकी विचारधारा बदलना चाहिए। अगर विचारधारा बदल गई तो उसका जो है समृद्ध होना और स्वस्थ होना तय हो सकता है। घर घर में एक किसान का प्रशिक्षण दिया जाए, यह भी आपने जो बात कही है महत्वपूर्ण सुझाव है। गौशालाओं में जो राशि दी जाती है वो किसान को, गाय घर पे किसान पाले और उसको वो सब्सिडी दी जाए, महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं आपने, सदन ने सुना भी है। सदन के और भी इसी प्रकार से आप महत्वपूर्ण कोई सुझाव हो तो ये सदन सादर आमंत्रित करता है। आदरणीय शरद वर्मा जी बहुत ही ऊर्जावान और समाज के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं। मैं आदरणीय शरद जी को आमंत्रित करता हूं कि अपने सुझाव रखें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योग अच्छी रही। दुबे सर ने जो ड्राफ्ट रखा है वो है किसानों की समस्याएं इतनी हैं कि उनको निपटाना, उनको किस तरीके से रखा जाए, वो दुबे सर जैसे ही लोग उसको समझकर रख सकते हैं। मैं तो छोटी सी चीजें जानता हूं कि किसान को अपना जो मूल है समर्थन मूल्य मिले। अभी एमपी के हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि मंडी में जो बोली लगेगी वो समर्थन मूल्य से नीचे की नहीं लगेगी। ऐसा हाई कोर्ट का निर्णय आया है अभी, जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को बोला है कि आपके यहाँ जो भी मंडियों में जो आपने समर्थन मूल्य बोर्ड पे लगा रखे हैं उसके नीचे आप बोली नहीं लगा सकते। इस पे बड़ी विशेष चर्चा चल रही है। समर्थन मूल्य जिस चीज का रखा जाता है, मेरे ख्याल इसको जो पवन सर कहते हैं कि नीतियों से जोड़ना चाहिए। जिस चीज की आवश्यकता हो देश में उसका समर्थन मूल्य बढ़ाना चाहिए, जिस चीज की आवश्यकता ना हो उसका समर्थन मूल्य कम करना चाहिए। आज आप खाने का तेल बाहर से बुलवा रहे हैं और गेहूं अधिक उत्पादित हो रहा है। गेहूं की जगह सरसों बहुत अच्छी हो सकती है यहाँ किसान की, लेकिन यहाँ सरकार अगर उस पर अच्छा समर्थन मूल्य देती है तो किसान गेहूं से सरसों पे डाइवर्ट हो सकता है। तो किसान की नीति है, किसान की नीति ही सब कुछ कर सकती है कि कैसे किसान को कहाँ कौन सी चीज उगवानी है। हमने विदेश नीति में देखा था कि वहां पे किसानों को पहले से दिया जाता है कि ये चीजें आप उगाओगे, तो वही किसान जो निर्धारित दी जाती है वो उगाता है वहां। इसलिए वहां पे बैलेंस खेती होती है, किसी चीज का अधिक उत्पादन नहीं होता। ऐसे ही हमारे देश में भी होना चाहिए कि अगर देश में तेल की आवश्यकता है तो तेल का समर्थन मूल्य बढ़ा दे सरकार, तो आदमी सारे तेल उगाने लगेंगे, 2 पैसा किसान को ज्यादा मिलेगा, वो ही काम करेगा। और जो रावत साहब कह रहे थे कि जो लैब होनी चाहिए, वो तो मैं भी समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैंने विदेशों में भी देखा, वहां पे मंडियों में, और अशोक भैया भी गए थे। वह मंडियों में आप रासायनिक चीज लेके ही नहीं जा सकते, आप गेट पे ही रुक जाओगे। आप इलेक्ट्रॉनिक मंडी के अंदर इंटर ही नहीं कर सकते जब तक कि आपका पूर्णतः जैविक माल नहीं हो। जैविक माल होगा तो ही। अब रेलवे में आप जा रहे हो, आपके पास कोई असामाजिक ऐसी वस्तु आपके बैग में रखी है, तो आज आप एरोड्रम में नहीं जा सकते, लेकिन वो इतनी कोई महंगी मशीन नहीं है कि बहुत बड़ा उसके, भाई आपकी सब्जी का बैग ही तो रखना है, या जो बंडल है आपने रखा, चेक हो गया, फोटो चेक हो जाती है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं। तो ऐसी मशीनें भारत लगाना चाहिए गवर्नमेंट्स को, और ये मशीनें जगह जगह हर मंडियों में एक स्पॉट दे दिया जाए और वहां चेक होना चाहिए। खाने वाले का विश्वास भी तो बढ़ना चाहिए कि वो खा रहा है तो वो जैविक खा रहा है, उसके विश्वास के साथ क्यों खेलो, उसका बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसान के हाथ गलती हो सकती है, लेकिन जो चेक करने वाली एजेंसीज होती हैं
जैसे हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कि वहां जापान की कंपनी टेस्ट कर रही थी उसको और टैग लगा रही थी। हमारे यहाँ भी बीज प्रमाणीकरण संस्था है जो हम लोग बीडर बीज कॉलेज से लेके फाउंडेशन बना के आम किसानों के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी संस्थाएं होनी चाहिए और वैसी लैब हो टेस्ट करने के लिए। तो मेरे ख्याल अगर लैब रहेगी तो खाने वाले का विश्वास बहुत बढ़ेगा। दुबे सर का बहुत अच्छा ड्राफ्टिंग था, लेकिन उपभोक्ता को भी गारंटी चाहिए कि मैं जो चीज खा रहा हूं वो कितने % शुद्ध है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा धोखा तो खाने वाले के साथ हो रहा है, किसान से भी ज्यादा। दूध वो खा रहा है, उसे नहीं मालूम कि वो आधा दूध कैसा है, मिलावटी है, क्या चीज है। वो गेहूं खा रहा है, उसे नहीं मालूम कितना डीएपी यूरिया इसके अंदर है। वो अपने आने वाली संतति को अपने हाथों से जो चपाती खिला रहा है, जो किसानों के द्वारा उगाई गई है, उसमें कितना केमिकल है वो नहीं जानता कि वो अपनी आने वाली सल्तनत को कैसे कमजोर अपने हाथों से कर रहा है। किसान जो है वो अपनी फील्ड पे, किसान क्या कोई भी व्यक्ति हो, वो उसकी फील्ड पे इतनी सब चीजों का रख पाना मुश्किल होता है। उसके लिए लैब टेस्ट होना बहुत आवश्यक होती है कि उसके माल पे टैग लग जाए और वो माल बाजार में जैविक प्राकृतिक रूप से बिके। मैंने तो देखा है कि अभी भारत सरकार को कुछ चीजों में, जैसे ऊंचे वाले आम है, कटहल के पेड़, महुआ का पेड़ है, ऐसे 100 वैरायटियां हैं जिनको ऑलरेडी जैविक घोषित कर देना चाहिए, प्राकृतिक घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि इनमें मुनगे में आप देखेंगे, बेर में, इनमें बड़े पेड़ों में कोई दवाएं नहीं डलती और ना ही कोई व्यक्ति डाल सकता है। ये भारतवर्ष में सुरक्षित रहे तो इनकी तरफ पहल नहीं है। जो चीजें इजीली पैदा हो रही, महुआ इजीली होता है, उसका कहीं कुछ वो नहीं, उन्हें ऐसी चीजों को जैविक घोषित करना चाहिए जिन्हें विदेश का मार्केट इजीली मिल सके। और इन 100 वैरायटियों को बगैर चेकिंग के ऊपर रख देना चाहिए, जिससे आम छोटे आदमी हैं वो इन चीजों को लेके विदेश में अपना, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां हैं उनके माध्यम से, और जो ऑर्गेनाइज बहुत बड़ी बड़ी समितियां हैं उनके माध्यम से विदेश का पैसा ला सके। आज कितनी सारी चीजें जैविक है। जब इटली की इमली होशंगाबाद में 100 रुपए किलो बिक सकती है, तो भारतवर्ष की इमली क्यों खराब हो रही है? वो इमली क्यों नहीं जाके बिक सकती? उसको वहां पे टैग मिला हुआ है कि वो कहीं भी बेच सकते हैं। हमारी फसल को ऐसा टैग क्यों नहीं है? बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, कटहल के पेड़ में कोई दवा नहीं डलती, कोई केमिकल नहीं डलता, नेचुरल पैदा होता है। जंगलों में बहुत सारे बील का पौधा है, बील का फल है, इसमें कोई कहीं कोई दवाएं नहीं है। हर आदमी जानता, हर वैज्ञानिक जानता है। तो ऐसी कुछ चीजों को पूर्णतः जैविक घोषित कर कर विदेशी प्लेटफॉर्म दिलवाना चाहिए। आम उपभोक्ताओं का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो लोग खाते हैं। आखिर इतनी बीमारियां जो आ रही हैं वो किसी ना किसी मिलावट की वजह से आ रही हैं, और हर आदमी, किसान के घर भी बीमार है। जो जैविक, मैंने ऐसा देखा है, जो जैविक खेती कर रहा है उसके घर भी 2 आदमी बीमार है। ये क्या रीजन है? ऐसा क्या प्रदूषण हुआ, ऐसा क्या है? पहले के खाया हुआ आदमी, जो महिलाएं होती थी, वो 5 से 8 बच्चे रहते थे, उसके बाद भी वो कभी अस्पताल नहीं गई और वो अपना काम करती थी। और आज एक डिलीवरी कराना मुश्किल हो रहा है। जैविक परिवार वालों को हो रहा है, आपको हमको तो हो रहा है, जैविक परिवार वालों को भी हो रहा है। वो महिलाएं
ऑपरेशन से एक बच्चे में ही उनकी ऐसी हालत हो जाती है, इतना ऑपरेशन से होता है कि शायद 5 बच्चों में भी उतनी पीड़ा उस माता को नहीं होती होगी। ये घर घर की कहानी है। इतने ऑपरेशन, इतनी बीमारियां, इतनी ये जन्म क्यों ले रही हैं? इन पे भी विशेष सदन को चर्चा करनी चाहिए। मुझे तो अब आयुर्वेदिक में अगर देखा जाए तो आयुर्वेदिक में सिर्फ स्वामी जी के सिवा किसी ने अभी तक ये झंडा नहीं उठाया जो आदमी को प्राकृतिक रूप से ठीक कर पाए। आज किसान को किसानी पढ़ाई चाहिए, जैविक पढ़ाई चाहिए, किसान को पढ़ाई। आज विदेशों में प्रैक्टिकलों में बच्चों को टमाटर तोड़ना, स्ट्रॉबेरी तोड़ना ये सिखाया जाता है। और हमारे यहाँ जो कृषि के बच्चे हैं, जो पिताजी ने प्रैक्टिकल दिया था वही वाला प्रैक्टिकल बच्चा भी दे रहा है। ये व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। पढ़ाई पे बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जब तक किसान शिक्षित नहीं होगा, इन चीजों को आप लागू करेंगे भी तो भी वो उतने अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि बच्चा शिक्षित ही नहीं है। किसान के बच्चे को, जब किसान का बच्चा बड़ा होता है तो उसे सिखाया जाता है भैया आर्ट पढ़, साइंस पढ़, ये पढ़, वो पढ़, लेकिन उसे कोई भी किसानी सब्जेक्ट गांव के स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ना ही सब्जेक्ट है। 70% किसान खेती कर रहा है लेकिन उसकी पढ़ाई गांव में नहीं हो रही। कितने स्कूल हैं एग्रीकल्चर के? गिने चुने 2 या 4। अरे जिसकी 80% जनता खेती कर रही है उसके स्कूल ही नहीं है। आज दुबे सर इतना बोल रहे हैं तो वो इतने पढ़े लिखे हैं जब बोल पा रहे हैं, तो आप आम किसान जी को दुबे सर क्यों नहीं बना पाते? मैं तो कहता हूं हर किसान को आप दुबे सर बनाइए, हर किसान को राव सर बनाइए। कैसे नहीं होगा प्रकृति में चेंज, और कैसे नहीं यहां से केमिकल हटेगा? बच्चों को पढ़ाने पे विशेष ध्यान दीजिए। भारत सरकार के यहाँ सेंटर स्कूल है, उनमें 4थी कैटेगरी में किसान को रखा गया है, 1st कैटेगरी में सैनिक के बच्चों को रखा गया। भैया किसान के बच्चे क्या है, क्या वो पढ़ेंगे नहीं क्या? उनके लिए कोई मिलिट्री स्कूल नहीं है। ठीक है, सेना हमारा, हम उनको तवज्जो देते हैं, उनको 1000 बार उनके पैर पड़ते हैं, लेकिन वो सैनिक वहां की ड्यूटी है। हम किसानों की ड्यूटी हमारी खेतों में है, तो हमारे बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था क्यों नहीं? हर स्कूलों में कृषि का टीचर क्यों नहीं पढ़ाया जाता KG 1 से कि भैया ये खुरपी होती है, इससे निदाई होती है? क्यों नहीं बताया जाता पहली से कि ये बीज, ये प्रकृति के बीज है? आप एक 50 साल के आदमी को सिखाएंगे तो सीखेगा क्या? हर बच्चों को दुबे सर बनाना पड़ेगा, रावत सर बनाना पड़ेगा, जब ही देश की हालत सुधर सकती है। और इन बच्चों में से ही एक बच्चे को कृषि मंत्री बनाना पड़ेगा, जब ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी। आप एक झोला छाप को कृषि मंत्री बना देते हो। आप देश की नीति में ऐसे आदमी रख देते हो जिसे कृषि का आ नहीं मालूम। वो बोलता हल्दी में ऊपर फूल आते हैं तो नीचे हल्दी क्यों लगती है? ये क्या है उसको? सबसे पहले मेरा मानना है, विचार है कि भारत सरकार को अगर देना चाहिए तो पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, और KG 1 से जिस प्रकार से मैथ साइंस लागू हो, ऐसे कृषि पढ़ना अनिवार्य करना चाहिए कि अगर वो किसान का बच्चा है तो उसे कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आज किसान का बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसको PPT देनी पड़ती है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट देगा साहब। अरे साहब, जब आप आर्ट से आप कलेक्टर बना सकते हो तो उसको पढ़ाई के लिए, उसके लिए बाधा क्यों बन रहे हो आप उसको पहली क्लास से पढ़ाइए ना। आप जब किसान एक एजुकेशन वाला किसान आगे आएगा तो ये सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक सही होंगी। जी, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो क्षमा चाहूंगा। जी ओम। बहुत सुंदर आदरणीय शरद वर्मा जी, और ये जो आपके मन के विचार आए हैं सदन में, जो ये हमारे भारत के लिए, नई पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर छात्र को
शुरू से लेकर खेती का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। खेती के आवश्यक, यह आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी कहते हैं, यही सभी कहते हैं कि खेती को अवश्य जीवन में लाया जाए। बहुत बातें आपने की हैं, समय कम है चूंकि सदन में और अन्य हमारे साथीगण आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी ने हैंड रेज किया था, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। जी, मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि आदरणीय शरद जी ने कहा है कि वो कोर्ट का जो निर्णय निकला है कि भाई एमएसपी से नीचे मंडियों में बोली नहीं लगनी चाहिए, और मुझे लगता है ये कोर्ट का निर्णय अगर है तो ये इम्प्लीमेंट भी होगा। तो ये बहुत ही सुंदर निर्णय है, और इससे जो ये हमारी एमएसपी की व्यवस्था है इसको एक बल मिलेगा। और क्योंकि अभी अगर ये मंडी में उससे नीचे बोली ही नहीं लगती है तो फिर तो समस्या ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर सरकार की भी समस्या खत्म हो जाएगी कि उसको लेना ही लेना है। और ये बहुत ही सुंदर, मैं बस यही मैं बोल रहा था कि भाई ये अगर हो जाता है तो फिर तो ये एमएसपी की सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद रानी रावत जी, आपने जो समर्थन मूल्य के बारे में बताया। डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वहाँ अपनी बात रखें। धन्यवाद मुनिलाल जी। मैं सिर्फ सदन को जानकारी देना चाहता हूँ। लेबोरेटरी टेस्टिंग की जो बात चल रही है, अपन सभी उसका समर्थन करते हैं। जानकारी, सदन की जानकारी के लिए, कल ही आईआईटी चेन्नई वहाँ के साइंटिस्ट ने एक उपकरण बनाया है जिससे आधे मिनट में दूध नेचुरल है कि केमिकल से बना हुआ है, आधे मिनट में टेस्ट किया जा सकता है। और वो जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत, यानी जिसको मतलब आम आदमी के दायरे में आने वाली है। और वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि एक आध महीने के भीतर वो जन जन तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही प्रयास वैज्ञानिकों के और क्षेत्रों में भी चल रहे हैं, और निश्चित रूप से भारत के वैज्ञानिक है तो निश्चित रूप से कम लागत में जन जन तक कैसे लेबोरेटरी टेस्टिंग हो जाए और उसके माध्यम से किस तरह से जैविक या रासायनिक है इसके संदर्भ में प्रयोग चल रहे हैं, और उस तरह से लेबोरेटरी की जो टेस्टिंग है वो निश्चित रूप से आने के कगार पर है। एक दूसरा मुख्य बिंदु कि दो प्रधानमंत्रियों के साथ में इसके तहत चर्चा का प्रारूप जो हुआ है, एक तो मैं साक्षी हूँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 में वो नागपुर में आए थे दीक्षा भूमि के प्रोग्राम के लिए और स्पेशली किसान सम्मेलन के लिए शरद जोशी के साथ में। मैं उस सभा का मतलब प्रत्यक्ष साक्षी हूँ। प्रधानमंत्री उन्होंने, विश्वनाथ प्रताप जी ने बोला था कि दिल्ली का नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक ये भूल भुलैया है। मैंने वहां पे अधिकारियों को बोला, प्रधानमंत्री का वाक्य में जैसा का वैसा बोल रहा हूँ, कि उनका कहना था कि मैंने उनको बोला है कि किसानों की हालत सुधारने के लिए जो भी सुझाव चाहिए, समर्थन मूल्य को लेके, उत्पादन मूल्य देने के संदर्भ में, उसमें कितना खर्चा लगेगा, क्या लगेगा, इसकी रिपोर्ट मुझे 2 महीने में दी जाए। और उन्होंने जाहिर सभा में बोला था कि 2 महीने के बजाय 6 महीने हो गए। वो मैं जिसको बुलाता हूँ वो बोलता नॉर्थ ब्लॉक से फाइल साउथ में ब्लॉक में गई है और साउथ ब्लॉक से नॉर्थ ब्लॉक में गई है। यही मेरे को 4 माह से, मैं प्रधानमंत्री होने के बावजूद मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ये एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। दूसरा उदाहरण है कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, ये हमारे वर्धा जिले में वायफड़ में आए थे। जो जावंदिया जी अपने यहाँ पे चीफ गेस्ट थे, उनसे मेरी पर्सनल बात हुई और उन्होंने पब्लिकली भी बोला है कि वायफड़ में आने के बाद में प्रधानमंत्री पद पर थे मनमोहन सिंह जी। उनको गांव का दर्शन दिया, दर्शन देने के बाद में उनको बोला कि भाई इतने कम पैसे में किसानों की हालत, खेती मजदूरों की हालत कैसे सुधरेंगी। मनमोहन जी ने स्वीकृत किया था कि जावंदिया जी आप जो बोल रहे हो, जो सुझाव दे रहे हो लागत मूल्य का, वो मुझे व्यक्तिशः मंजूर है, लेकिन मैं जिस पार्टी के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री बना हूं वहां पर जो इंडस्ट्रियल लॉबी है, यानी मार्केटिंग वाली, कॉमर्स वाली लॉबी है, वो है ये काम नहीं करने देती।
कई किसान कई एमपीज को वो खरीद लेते हैं, और इसलिए जब भी ये बात आती है तो वहां पे वो बात नहीं होती। मैं ये दो मसले इसलिए सदन के सामने देना चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड के आधार पर यह काम सिर्फ मोदी जी और मोदी जी ही कर सकते हैं, नहीं तो उनके तक फाइल पहुंचेगी नहीं, और मोदी जी ने मन में लाया तो ही ये काम हो सकता है। इसलिए जो जो भी प्रयास करना चाहिए वो सब हमने करना चाहिए, यही बात मैं सदन के सामने रखता हूँ। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। और लगभग बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। और चूंकि ये जो आज ड्राफ्ट की बात हुई है, ये बहुत अच्छा ड्राफ्ट बना है, और इसको अपन पतंजलि योगहार परिवार की ओर से और सुझाव आएंगे, इसमें क्या परिवर्तन होना है, आदरणीय पवन सर जी का मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। और इसके बाद फिर अपन क्या निर्णय लेंगे, लेकिन एक्शन हर स्थिति पर लेना है। और आज का कल का विषय अभी आदरणीय रावत जी का शेष रह गया था, अभी ये चर्चा जारी रहेगी। अब आज का समय हो गया है, और सदन से अगर किसी का कोई विशेष सुझाव आज ना हो तो इजाज़त चाहेंगे आदरणीय, और आज का समापन करते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं, इसी महत्वपूर्ण चर्चा के साथ हम कल शुरुआत करेंगे योगाहार कार्यक्रम की। इजाज़त चाहेंगे, और हम आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने के पहले मैं आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। मेरी आवाज़ आ रही हो भगवान दास कुशवाहा जी तक तो सादर आमंत्रित है, शायद नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं पहुंच रही है। जी आदरणीय नीलकंठ सावले जी तक आवाज़ पहुंच रही है? हाँ महाराष्ट्र जी, से। ओम आदरणीय भाई जी साहब जी, ओम प्रणाम। जी जी, स्वागत है आपका, सबका आभार ज्ञापित करें। और जी धन्यवाद। सभी सदन का प्रणाम और सभी सदन का आभार व्यक्त करते हुए आज के हमारे योग शिक्षक आदरणीय श्री मुकेश सिंह जी ने बहुत ही अच्छा योग करवाया, और अगले संडे या कोई संडे की छुट्टी होगी तो और अपने खान पान के बारे में भी बताने का उन्होंने एक अपने को शब्द दिया है। तो आज हमारे आदरणीय डॉक्टर दुबे सर, आदरणीय रावत सर, आदरणीय पवन सर जी ने भी बहुत अच्छा इस सरकारी नीतियां कैसी होनी चाहिए, और मेरा एक थोड़ा सा उसमें एक मैं बिंदु जोड़ना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार जो बंद नहीं होता, ये अपने सबसे तो पवन सर ने बात की है कि सरकार की नीतियां और अपना उसमें क्या प्रावधान है। इसमें अपने से भी गांव से अपने खुद के तरफ से जो भ्रष्टाचार का जो बहुत अपने भारत में स्वरूप बढ़ गया है, वो नीचे से ऊपर तक ये बंद जब तक होता नहीं, उस पर कुछ कठिन शिक्षा होती नहीं, तब तक ये होता नहीं। क्योंकि सरकारी अधिकारी को लाच लुचपत तरफ से पकड़ा जाता है, लेकिन 4-5 साल एक केस चलती है, लेकिन जब केस का निकाल हो जाता है तो वो 5 साल के लिए उसका जो पेमेंट होता है वो सब मिल जाता है। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार को भी एक लगाम लगना चाहिए। ये ऐसे मेरा एक थोड़ा सदन को निवेदन है। टाइम बहुत हो गया है, 8:40 हो गए, तो मैं आज के योग शिक्षक का भी बहुत बहुत आभार, आदरणीय मुकेश सिंह जी का, और हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय गणेश सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय मणिपाल गोधरा जी, आदरणीय पवन कुमार सर जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय तुलाराम पटेल जी, आदरणीय बहन वैशाली विनायक जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट सर जी, आदरणीय योगाहार रिकॉर्डिंग से और जो लेफ्ट हो चुके हैं उनके प्रति ही आभार व्यक्त करते हुए आज का ये योगाहार का समापन करते हुए आज का दिन सबके लिए शुभ मंगल हो, और कल नई ऊर्जा के साथ 5:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए ओम, सभी को ओम प्रणाम। ये आपका भी साधुवाद, धन्यवाद। और इस ड्राफ्ट पर चर्चा होती रहेगी, ड्राफ्ट बनता रहेगा, और इसमें जो आगे ले जाना है
इसको निश्चित है हम एक प्रतिनिधिमंडल तय करेंगे, इस पर भी चर्चा होगी, एक एक बिंदु पर चर्चा, जैसा आदरणीय नीलकंठ जी ने कहा भ्रष्टाचार पर भी चर्चा होगी, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सदन में जो सुझाव जा रहे हैं सरकार को जा रहे हैं, सरकार इस पर निश्चित है कि ध्यान देगी, क्योंकि बुद्धिजीवियों का जो प्रस्ताव आज युगार के माध्यम से पहुंच रहा है, ये बहुत अच्छा प्रयास है, हमको प्रयास करना है और प्रयास में हम सफल होंगे। धन्यवाद। आज हमारे युगार परिवार के सदस्य आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी, जो पतंजलि समिति के जिला प्रभारी छतरपुर मध्य प्रदेश से है, उनका जन्मदिन है, तो हम सब लोग सदन की ओर से उनको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हैं कि उनका खूब भविष्य उज्जवल हो, स्वस्थ रहें, सदन रहें, प्रसन्न रहें और इसी प्रकार से राष्ट्र सेवा में लगे रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।